Hello everyone, my name is Devinder Sharma and I welcome you all to a performance tutor. In this video lecture, we discuss about the accommodation in Belgium. So finally, power sharing का this is the video number 4 जिसमें हम डिस्कस करेंगे about the accommodation in Belgium. कैसे बेल्जियम अपनी डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करता है वो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाले हैं. अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें. So now if we talk about the accommodation of Belgium, so Belgium के अंदर we all know it's a regional diversity. So इसलिए बेल्जियम ने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उस कॉन्स्टिट्यूशन में काफी ज्यादा ये कोशिश की कैसे हम डाइवर्सिटी को प्रॉपर्ली अकोमोडेट कर सकते हैं. अकोमोडेट करने का मतलब होता है सभी को साथ कर चलना, सभी को एक साथ लेकर चलना, ठीक है, जिससे कंट्री के अंदर जो है पीस बना रहे, ठीक है, लोगों के अंदर ये कम्युनिटी जो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं उनके बीच में कोई क्लैशेस ना हो, ठीक है. तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यदि हम बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस. जितने भी रीजनल डिफरेंसेस थे, इट मींस डाइवर्सिटी जो थी और जो कल्चरल वेरिएशंस वी कैन से कल्चरल डाइवर्सिटी आपको जो देखने को मिल रही है बेल्जियम में, उन सबको एक साथ में लेकर चला गया है बेल्जियम में. और बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन इतना कह सकते हो कि इस तरीके का है कि जो कि सबको साथ कर चल रहा है, ठीक है. ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को जो है या किसी एक पर्टिकुलर कल्चर को जो है ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, ठीक है. सो नाउ if we talk about the constitution of Belgium in the year of 1970 and 1993, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम जो है 4 बार अमेंड किया गया वहां के कॉन्स्टिट्यूशन को. कहां के बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन. रीजन वाज दिस कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना इज नॉट कह सकते हो कि गलत बात है. कहने का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तब किए जाते हैं अच्छे के लिए भी कि क्योंकि सोसाइटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होती है. हो सकता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पर्टिकुलर जो अच्छा होना चाहिए वो नहीं हो पाया है, तो इसलिए उनको उन प्रॉब्लम्स को या उन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लूप होल्स हैं उनको फिल करने के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन को समटाइम चेंजेस भी करते हैं. और यदि हम बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन यदि 4 बार अमेंड हुआ है तो उसका रीजन यहाँ पर ये है कि वो चाहते थे कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपने देश की डाइवर्सिटी को ज्यादा से ज्यादा अकोमोडेट करना और सबको साथ में लेकर चला जा सके. इसलिए उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम्स अमेंड किया है. चलिए यदि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें तो ऐसा क्या है वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में जो वहां के डिफरेंसेस को एक साथ में लेकर चलता है, अकोमोडेट करके चलता है. सो नाउ सी दीस आर द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल, ठीक है. और वी कैन से द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, की बात जो बताते हैं कि क्या पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है बेल्जियम का, वो हम देखते हैं. फर्स्ट यदि हम बात करें वी ऑल नो डच और फ्रेंच जो है वो वहां की जो दो मेन कम्युनिटी है, ठीक है, फ्रेंच और डच, ठीक है, जो कि अधिकतर जो है पॉपुलेशन ऑफ फ्रेंच और डच की देखने को मिलती है. तो दोनों ही कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं, यदि दोनों ही कम्युनिटी के जो फ्रेंच और डच कम्युनिटी के जो मिनिस्टर्स हैं वो आपको इक्वल देखने को मिलते हैं कहां पर, सेंट्रल गवर्नमेंट में. मतलब जो बेल्जियम की सेंट्रल गवर्नमेंट है वहां पर आपको जो मिनिस्टर्स हैं डच और फ्रेंच मिनिस्टर दोनों ही इक्वल देखने को मिलते हैं. मतलब फ्रेंच के जो मिनिस्टर्स हैं और जो डच कम्युनिटी के जो मिनिस्टर्स हैं, जब कैबिनेट बनती है सेंट्रल गवर्नमेंट की वहां पर फ्रेंच और डच दोनों ही कम्युनिटी के मिनिस्टर्स आपको इक्वल देखने को मिलेंगे. कोई भी डिसीजन यदि वहां पर लिए जाते हैं वहां पर बेल्जियम में, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी डिसीजन यूनिलैटरली लिया जा सके. मतलब इट रिक्वायर्स कंसेंट ऑफ बोथ द कम्युनिटीज. इट मींस कोई भी डिसीजन वहां पर एक कम्युनिटी नहीं लेती. वहां पर स्पेशल लॉज ऐसे बनाए गए हैं कुछ स्पेशल लॉज के लिए दोनों ही कम्युनिटीज का जो है कंसेंट लगता है. ऐसा नहीं कि कोई एक सिंगल कम्युनिटी उस पर डिसीजन ले ले. फ्रेंच और डच दोनों ही कम्युनिटीज की जो है वहां पर जो है सहमति होना चाहिए, तब जाकर कुछ लॉज जो है वहां पर आपके अमेंडमेंट हो सकते हैं या उन पर काम हो सकता है, ठीक है. तो कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं कि यूनिलैटरली लिया जा सके. यूनिलैटरली का मतलब होता है सिंगल, ठीक है, बल्कि वहां पर क्या होता है दोनों ही कम्युनिटी साथ में बैठती है और फिर डिसीजन लेती है, ठीक है. Now the power of the central government have been given to the state government also. सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर है वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को भी दी गई है. इट मींस ऐसा नहीं कि वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही काम कर रही है. आपको पता है वहां पर जो वलोनिया एक रीजन है, फ्लैमिश रीजन है, दीज आर द रीजन जो यहाँ की अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स है. तो ये जो रीजन्स की गवर्नमेंट है इनके पास भी पावर है कि वो अपने रीजन में कुछ काम कर सकती है, ठीक है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट को भी वहां पर दी हुई है. स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. ऐसा नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो है सबऑर्डिनेट हो. सबऑर्डिनेट का मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो कहेगी वही स्टेट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा. नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है और वो सबऑर्डिनेट नहीं है. वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकती है. जरूरी नहीं है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी वही काम करेगा, ठीक है. तो स्टेट गवर्नमेंट आर not subordinate to the central government. Now, next point of the Belgium model is
ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट, मतलब आपको पता है कि बेल्जियम में जो ब्रुसेल्स जो कि कैपिटल सिटी है वहां की बेल्जियम की, उसकी अपनी एक सेपरेट गवर्नमेंट है, ठीक है। और उस गवर्नमेंट के अंदर भी जो दोनों ही कम्युनिटी के जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलता है। देखिए अब यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि पूरे बेल्जियम की गवर्नमेंट है, वहां पर फ्रेंच और डच दोनों ही मिनिस्टर्स इक्वल है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट में वो कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जा रहा है जहां पर आपको देखने को मिल रहा है पूरी कंट्री के अंदर जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो डच कम्युनिटी है, वहीं ब्रुसेल्स की अगर बात करें तो ब्रुसेल्स के अंदर जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, एंड इट इज व्हाट व्हिच कम्युनिटी इज इन मेजॉरिटी इन ब्रुसेल्स, तो ब्रुसेल्स में जो हमको मेजॉरिटी में देखने को मिलती है वो देखने को मिलता है फ्रेंच। तो फ्रेंच वहां मेजॉरिटी को होने के बाद भी आपको देखने को मिलता है कि वो लोग इक्वल पावर शेयर करते हैं विद द डच पीपल्स, ठीक है। नाउ इसके साथ साथ यदि हम बात करें, देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट जो कि आपको वहां पर देखने को मिलती है, बेल्जियम में देखने को मिलती है, इट्स कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो बेल्जियम के अंदर आपको एक और लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, कह सकते हैं थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है जो कि कम्युनिटी गवर्नमेंट है। और कम्युनिटी गवर्नमेंट का जो मेन टास्क है, ठीक है, या कम्युनिटी गवर्नमेंट को जो इलेक्ट करते हैं वो उसी कम्युनिटी के लोग करते हैं। मतलब फ्रेंच की कम्युनिटी गवर्नमेंट को सिलेक्ट करेंगे, डच चाहे वो देश में कहीं भी रहते हो वो अपनी कम्युनिटी के मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं। और ये कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या काम करती है, ये कम्युनिटी गवर्नमेंट कम्युनिटी से कि जो कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड जो मैटर्स हैं उन पर काम करती है। अपनी कम्युनिटी का कल्चर हो गया, अपनी कम्युनिटी का एजुकेशन हो गया, या अपनी कम्युनिटी का जो लैंग्वेज से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उन पर जो काम करती है वो कम्युनिटी गवर्नमेंट करती है। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट की ये पावर्स हैं, वी कैन से, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेल्जियम मॉडल जिसकी मैंने बात करी। ये सारे पॉइंट्स बेल्जियम मॉडल के आपको देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ यदि हम अब एनालाइज करने की कोशिश करें तो हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि देखिए यदि हम दोनों ही पावर अरेंजमेंट शेयरिंग की बात करें, बेल्जियम की बात करें या श्रीलंका की बात करें, तो आपको एक चीज देखने को मिलती है कि बेल्जियम का जो मॉडल है, जो बेल्जियम का पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है, वो उन्होंने इस तरीके से किया है ताकि कम्युनिटी को, सभी कम्युनिटीज को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जा सके, जिसके कारण जिससे कंट्री के अंदर कहीं ना कहीं क्या रहे, पीस रहे, सब लोगों के बीच में हार्मनी बनी रहे। वहीं अगर श्रीलंका की बात करें तो किस तरीके से सिविल वॉर आपको देखने को मिला। सो दिस इज अगेन द पावर शेयरिंग इज द कह सकते हो कि डेमोक्रेसी की स्पिरिट है ना। वो हम आने वाले जो है हमारे वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट यदि आप करोगे और बेस्ट तरीके से पावर शेयरिंग अरेंजमेंट करते हो आप, तो कहीं ना कहीं आपके देश के अंदर स्टेबिलिटी रहती है, पीस बना रहता है। और दिस इज द रीजन कि जब यूरोपियन यूनियन बनता है यूरोप के अंदर, तो यूरोपियन यूनियन की जो हेडक्वार्टर जहाँ पर बनाया जाता है वो उसमें जो है बेल्जियम को ये कहीं ना कहीं ब्रुसेल्स जो कि कैपिटल सिटी है उसको सिलेक्ट किया जाता है। क्यों? द रीजन इज कि यूरोपियन यूनियन इट्स ग्रुप ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज उनका ग्रुप है, ठीक है, और उस ग्रुप के वो चाहेंगे एक ऐसे देश को में ऐसा हेडक्वार्टर बनाया जाए जहाँ पर पीस रहे, जो है कहीं ना कहीं बना रहे, एक स्टेबल गवर्नमेंट बनी रहे, ठीक है, देश के अंदर जो है क्लैशेस ना हो, सिविल वॉर ना हो, ठीक है, और जो कि एक अच्छा एरिया आपको मिले। तो इसलिए दिस इज द रीजन कि एक बेल्जियम की जो पावर शेयरिंग मॉडल है, जो बेल्जियम के अंदर एक पीस, हार्मनी बनाकर रखता है, स्टेबिलिटी बनाकर रखता है, जिसके कारण यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स के अंदर आपको देखने को मिलता है। दिस इज ऑल अबाउट द बेल्जियम मॉडल और द अकोमोडेशन ऑफ इन बेल्जियम। थैंक यू सो मच।